बिस्तर पर लेटकर मैंने अपनी आज रात की तगोदौ पर नजर डाली तो खासा इत्मीनान महसूस हुआ। एसपी इंजीनियर बज़ाहिर पूरी तरह शिकंजे में जकड़ा जा चुका है और बेबसी के आलम में ही सही मज़ाहमत करके पूरी तरह ताउन के लिए तैयार है। अगर मैं मज़कूरा नक्शे के फोटोग्राफ्स खींचने में कामयाब हो जाऊं तो एक बड़ा काम मुकम्मल हो जाएगा। उम्मीद है मारू तैयारे के हवाले से तमाम अहम मालूमात भी हाथ लग जाएंगी। खान साहब के मशवरे से मैं उससे मजीद फायदे उठाने के तरीके भी तलाश कर सकता हूँ। नींद से आंखें बोझल होने लगी थीं, लेकिन मेरा जहन अब भी कश्मकश में था कि मारू तैयारे के प्रोजेक्ट के दिफाई एतबार से नाकारा होने के हवाले से एसपी इंजीनियर की तरफ से मायूसी के इजहार को क्या मैं वाकई जूं का तूं सच तस्लीम कर लूं। बहुत सी सच्ची बातों में कोई झूठ शामिल करके वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा झूठ जो मेरे वतन की सलामती के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उस दावे की तस्दीक के लिए मजीद कोशिश करनी पड़ेगी। ये भी तो हो सकता है कि उसने अधूरा सच बोला हो, मसलन ये कि मारू तैयारे में मार्क 2 इंजन नस्ब करने की कोशिशें तर्क की जा चुकी हैं। हो सकता है इस हवाले से तजुर्बा कामयाब हो चुका हो और उसे महज अमली शक्ल देना बाकी हो। किसी सुबह मुझे अचानक खबर मिले कि मारू तैयारे ने आवाज से दुगनी रफ्तार से आजमाइशी परवाज में कामयाबी हासिल कर ली है। उसके बाद मैं एसपी इंजीनियर को किसी भी तरह मजा चखाने की कोशिश करता। मेरे वतन की सलामती को जो नुकसान पहुंचता उसकी तलाफी तो मुमकिन न होती। मजीद कुछ देर दिमाग खपाने के बाद मैंने इस हवाले से मौसर लाहे अमल मुरतब कर लिया। अगली सुबह मैंने नाश्ते के बाद होटल के एक्सचेंज के जरिए एसपी इंजीनियर के कमरे में कॉल मिलवाई और उसके बुलवाने पर उसके कमरे में पहुंच गया। मुझे उसके चेहरे पर फिक्रमंदी नुमाया नजर आई। मेरे हाथ में लाइका कैमरा देखा तो उसकी पेशानी पर लकीरें गहरी हो गईं। ताहम उसने पहले कमरे का दरवाजा अंदर से मुकफ्फल किया और फिर चिकने कागज का एक बड़ा सा नक्शा निकालकर अपने बेड पर फैला दिया। कमरे में अच्छी खासी रोशनी थी। मैंने एसपी इंजीनियर की रहनुमाई में नक्शे के निशानजदा हिस्सों की हद्दुल इम्कान वाज़े तरीन तस्वीरें उतारी। उसके बाद मैंने वो नक्शा वापस रखवा कर खुद एसपी इंजीनियर की कई तस्वीरें बनाई। इस दौरान में उसने मुझसे एक दो बार जल्दी काम मुकम्मल करने की दरखास्त की, क्योंकि कृष्णा मेनन उसे किसी भी वक्त बुलवा सकता था। उन्हें कुछ ही देर बाद मज़कूरा सरहदी इलाकों के मुआयने के लिए स्कॉर्स्की हेलीकॉप्टर पर रवाना होना था। वापस लौटते हुए मुझे कृष्णा मेनन तन्हा हॉल कमरे में अखबार पढ़ता दिखाई दिया। मैंने शीशे के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए उसे सलाम किया तो जवाब में उसने हाथ के पुरजोश इशारे से मुझे अपने पास बुलवा लिया। मैंने हस्बे साबिक रोतकी लहजे में अंग्रेजी बोलते हुए उसे सलाम किया और मिजाज पुरसी की। अच्छा, तो एसपी इंजीनियर के फोटोग्राफ्स बनाने आए थे तुम? लेकिन यार तुम तो उनके ही गर्दान कबूतर बन गए मिस्टर मनोहर। आते जाते कम से कम सलाम दुआ तो कर लिया करो। ये बताओ, एसपी की बायोग्राफी का काम कितना आगे बढ़ा? कोई काम की मालूमात तुम्हें मिली? मैंने उसके पास बैठते हुए आजिजी से कहा, आपकी करम फरमाई का शुक्रिया कृष्णा जी। एयर मार्शल साहब ने अपनी जिंदगी के बहुत से दिलचस्प और अहम वाकयात बताए हैं, लेकिन मैं तो आपकी जिंदगी के हालात के नोट्स तैयार करने के लिए बेताब हूँ। कृष्णा मेनन ने कहा, बस थोड़ा सब्र और कर लो, कल हमें गुलमर्ग की सैर को जाना है, तुम भी साथ चलना। हो सकता है वहाँ कुछ गपशप लगाने का मौका मिल जाए, वरना हम जहाज में वापसी का सफर भी तो एक साथ करेंगे ना। रास्ते में बातें होंगी। दिल्ली पहुंचकर तो मैं हर इतवार के 2 घंटे तुम्हारे नाम कर दूंगा, जो जी चाहे पूछ लेना। मैंने एहसानमंद लहजे में कहा, आपकी बहुत मेहरबानी कृष्णा जी। मेरी किस्मत उरूज पर थी कि मैंने इन्हीं दिनों श्रीनगर का रुख किया जब आप यहाँ मुकीम थे। मैंने कदरे तवक्कुफ के बाद बात जारी रखी। कहा, कृष्णा जी आपसे तफसीली बात तो होती रहेगी, इस मौके से फायदा उठाकर मुझे आप 2-4 अच्छी सी तस्वीरें बनाने की इजाजत तो दे दें। उसने कहा, यार किसी भी वक्त जनरल टिम्मी का बुलावा आ सकता है, हमें एक अहम ट्रिप पर जाना है। मैंने कहा, दरअसल इस वॉस्कट में आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं कृष्णा जी। खिड़की खोलने पर चीड़ के दरख्तों से सजी पहाड़ी के पस मंजर में आपकी बहुत शानदार तस्वीरें बनेगी। हस्बे तवक्को अपनी तारीफ सुनकर वो पिघल गया। बोला, अच्छा चलो जल्दी जल्दी फोटोग्राफ्स बना लो, बाकी तस्वीरें कल गुलमर्ग में बनाना। मैंने कहा, जो हुक्म सरकार, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने उसकी अना की तस्कीन के लिए कई तस्वीरें उतारी। मैंने जहाजी साइज की खिड़की के सामने कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, बस ये फिल्म रोल की आखिरी तस्वीर है। इस पोज में तो आप किसी रियासत के नवाब। मेरी बात अभी अधूरी थी कि शीशे के दरवाजे के पार रागनी खड़ी दिखाई दी। कृष्णा जी ने मेरी बात नजरअंदाज करके उसे अंदर आने का इशारा किया और दोबारा नवाब बनकर बैठ गया। मैंने तस्वीर खींची। इस दौरान में रागनी नजदीकी सोफे पर बैठ चुकी थी।
मैंने उन दोनों की गुफ्तगू से लक्ष्मण की गुमशुदगी के बारे में ताज़ा तरीन अहवाल से वाकिफ होने के लिए फौरन रुखसत होने की बजाय वहीं कैमरे से इस्तेमाल शुदा फिल्म रोल निकालने लगा। उधर कृष्णा मेनन रागिनी के पहलू में बैठते हुए अंग्रेजी में कह रहा था, लक्ष्मण वापस आ गया रागिनी। रागिनी ने नफी में सर हिलाते हुए नाराज लहजे में कहा, मैं लकी भैया की इस आदत से बहुत तंग हूँ। इंसान को इतना मूडी भी नहीं होना चाहिए कि जब दिल चाहे मुंह उठाकर किसी तरफ चल पड़े। चलो अगर अचानक कहीं जाने का मूड बन ही गया था तो कम से कम मुझे इत्तला तो दे सकते थे ना। कृष्णा मेनन ने तसल्ली देने के अंदाज में कहा, चलो कोई बात नहीं, दोपहर तक आ जाएगा। मनमौजी आदमी अपनी ही दुनिया में जीता है। लंदन में कयाम के इब्तिदाई जमाने में मेरा भी यही हाल था। जब जी चाहता ट्रेन में बैठकर निकल जाता और कई कई काउंटीज एक साथ घुमाता। तुम तैयार रहना, ट्रिप से वापसी पर रात को आदो रेस्टोरेंट चलेंगे। मैंने शुक्ला को पेशगी बंदोबस्त करने का कहा है। वहाँ का वाजवान लाजवाब है, एक बार खाने वाला जिंदगी भर याद रखता है। रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी जरूर, लगता है बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। लकी भैया ने भी जिक्र किया था, नॉन वेज खानों की बहुत तारीफ कर रहे थे। कृष्णा मेनन ने पुरजोश लहजे में कहा, नॉन वेज खाने ही तो उसकी पहचान है। पता है, श्रीनगर के सबसे पुराने रेस्टोरेंट्स में से एक है। 1918 में एक मामूली बेकरी से कारोबार शुरू किया मालिकों ने। अब तो रेस्टोरेंट में जगह के लिए इंतजार करना पड़ता है। सुना है साथ ही होटल भी बना रहे हैं। रागिनी कृष्णा मेनन से गुफ्तगू में बज़ाहिर गहरी दिलचस्पी ले रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वो चोर नजरों से वक्तन फवक्तन मेरा जायजा भी ले रही है। ये शक होते ही मेरे जहन में खतरे की घंटी बज उठी। उसकी शौकीन मिजाजी के पेश नजर गालिबन इम्कान ये था कि वो अपने आइंदा शिकार के तौर पर मेरा जायजा ले रही हो। मैंने उस वक्त वजीह और बारूब शख्सियत वाले एक भरपूर जवान मर्द का रूप इख्तियार कर रखा था, लेकिन इस खुशफहमी का शिकार होने से पहले मैं भला ये खदशा कैसे नजरअंदाज कर देता कि वो अपने मंजूर नजर रोहित की हैसियत से खासे करीब से बार बार देख चुकी है। हो सकता है उसे मनोहर और रोहित में गहरी मुशाबहत का एहसास हो रहा हो। ये खदशा जहन में जन्म लेते ही मैं उन दोनों को नमस्कार करके वहां से चला आया। मैं अपने कमरे में पहुंचकर भी रागिनी की तवज्जो के असल मकसद के हवाले से काफी देर शशोपंज में मुब्तला रहा, लेकिन मैं काफी सोच विचार के बाद भी कोई ऐसी मौसर तरकीब न सोच सका जिससे मैं हतमी तौर पर उसकी नीयत भांप सकता। सबसे बड़ा मसला ये था कि मैं अपने तौर पर उसके करीब होने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। बिलाखिर मैंने ये मामला कम से कम वक्ती तौर पर तो अपने जहन से झटक दिया। मुझे कोई खास भूख नहीं थी, लेकिन होटल की ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर रहने के लिए होटल की लॉबी की तरफ चल दिया। इस्तकबालिया पर ड्यूटी देने वाले अमले ने खुशदिली से मेरा खैर मकदम किया। मैंने लक्ष्मण के हवाले से सुनगुन लेने के लिए इस्तकबालिया के ड्यूटी मैनेजर आकाश चौधरी से खुशदिली से पूछा, हाँ भाई, वो तुम्हारे जीएम सनातन जी की गाड़ी वापस आ गई या नहीं? रवि बता रहा था कि कोई सरकारी अफसर जबरदस्ती ले भागा है। आकाश की मुस्कुराहट अचानक तशवीश में बदल गई। उसने कहा, नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं चला। सनातन जी अपनी गाड़ी की तरफ से बहुत चिंतित हैं। रात देर तक जागकर इंतजार करते रहे और अब सुबह सवेरे जागकर यहाँ पहुंच गए हैं। कभी लॉबी में आते हैं तो कभी गेट का चक्कर लगाने चले जाते हैं। मैंने मजीद कुरेद की, कहा, उस अफसर का साथी अमला भी तो परेशान होगा उसके इस तरह लापता होने पर। आकाश ने शाने उचकाते हुए कहा, मैं इसके बारे में बिल्कुल अनजान हूँ। संभव है कि सनातन जी से कोई बात हुई हो। मैं इस मामले में मजीद दिलचस्पी जाहिर करके तवज्जो हासिल नहीं करना चाहता था, लिहाजा सीधा चिनार रेस्टोरेंट में जा बैठा और अपने लिए खाना मंगवा लिया। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, लिहाजा धीरे धीरे खाना खाता रहा और फिर दोबारा लॉबी में जाकर बैठ गया और हिंदुस्तान टाइम्स अखबार उठाकर नुमाया खबर पढ़ने लगा। दरअसल मैं आकाश से जानना चाहता था कि कृष्णा मेनन और एसपी इंजीनियर अपने दौरे पर जा चुके हैं या नहीं, लेकिन बराह रास्त पूछने का कोई तरीका नहीं था। कुछ देर बाद मैंने अखबार रख दिया और टहलता हुआ इस्तकबालिया पर जा पहुंचा। आकाश उस वक्त बिल्कुल फारिग था। उसने खुशदिली से मेरा इस्तकबाल किया। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, यार ये बताओ, होटल के लॉन में रात का कर्फ्यू कब तक चलता रहेगा? मैं तो इसी चक्कर में शाम के बाद कमरे से निकलता ही नहीं। उसने माजरत खाहाना लहजे में कहा, बस एक आध दिन और सह लें सरकार। वैसे मुझे लगता है कि बस ज्यादा से ज्यादा आज रात का कष्ट और बाकी है। मंत्री जी और एयर चीफ ट्रिप पर कहीं गए हैं, शायद रात को वापसी होगी और मेरा अंदाजा है कि कल किसी वक्त ये सारी पलटन यहाँ से चली जाएगी। उसने अभी इतनी बात की थी कि मुझे दाखिली दरवाजे से सनातन अंदर दाखिल होता नजर आया। मेरे लिए ज्यादा काबिल तवज्जो बात यह थी कि उस वक्त शुक्ला भी उसके साथ दिखाई दे रहा था और उनके चेहरों पर परेशानी के आसार दूर से दिखाई दे रहे थे। वो दोनों बातें करते हुए इस्तकबालिया की तरफ आए और सनातन ने आकाश को मुखातिब करके कहा,
चौधरी यार जल्दी से 2 जीपों और 4-6 सपोर्ट स्टाफ वालों का बंदोबस्त करो। आकाश ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, सब ठीक तो है सनातन जी? सनातन ने बैठी बैठी आवाज में कहा, अवंतीपुरा चौकी से श्रीनगर के तमाम थानों को वायरलेस से संदेश भेजा गया है कि थाने वासियों ने एक बहुत गहरी खाई में लाल रंग की एक कार पड़ी देखी है। ये सुनकर आकाश परेशान हो गया, जबकि मेरा दिल भी धड़कने लगा। बिलाखिर खबर आ गई थी जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। उधर आकाश कह रहा था, ये तो बहुत चिंतादायक समाचार है सनातन जी। अगर वो आप ही की गाड़ी है तो आपका तो बहुत भारी नुकसान हो गया। उसकी बात बमुश्किल पूरी हुई थी कि शुक्ला ने तुनक कर कहा, तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो? तुमको जरा भी एहसास नहीं है कि उस गाड़ी में एक हाई रैंक ऑफिसर भी मौजूद था। हमें उसकी सुरक्षा और खैरियत की ज्यादा चिंता होनी चाहिए। शुक्ला की तरफ से झाड़ पड़ने पर आकाश और सनातन ने माजरत की और लक्ष्मण के बारे में झूठ मूठ का इजहार तशवीश करने लगे। शुक्ला अब मेरे लिए कोई गैर थोड़ी था। वैसे भी मैं उसकी आमद से पहले वहां मौजूद था और तमाम बातें सुन चुका था। लिहाजा मैंने उसे मुखातिब करके दोस्ताना लेकिन तशवीश भरे लहजे में कहा, ये तो बहुत फिक्र की बात है शुक्ला जी। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि लक्ष्मण जी सही सलामत मिल जाएं। शुक्ला ने कहा, आपने ठीक कहा मनोहर जी। जब तक पक्की खबर न मिल जाए हमें लक्ष्मण जी की सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए और सब कुशल मंगल होने की आशा रखनी चाहिए। इस असना में आकाश होटल में फिल वक्त दस्तयाब गाड़ियों का पता करवा चुका था। उसने सनातन और शुक्ला को बैक वक्त मुखातिब करते हुए कहा, इस समय पर तो होटल में केवल एक ही जीप उपलब्ध है। आपका आदेश हो तो मैं बाहर से बंदोबस्त करवा सकता हूँ, परंतु उसमें 1 घंटे की देरी हो सकती है। शुक्ला ने कुछ सोचकर कहा, देरी तो पहले ही बहुत हो चुकी है। थोड़ा बहुत और टाइम लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता हूँ। तुम बाहर से कोई शक्तिशाली सी जीप मंगवा लो, मैं अपने 1-2 साथियों को लेकर आता हूँ। फिर उसने गोया अपने आप से बात की, बोला, रागिनी जी को भी तो सूचित करना है। इस पर मैंने उसे मुखातिब करके अपनापन जाहिर किया। कहा, यार शुक्ला, मेरी मानो तो रागिनी देवी को फिलहाल ये बात न बताओ। हो सकता है वो गाड़ी सचमुच कोई और निकले। वो खामखा परेशान होती रहेंगी और इस दौरान में अपने लक्ष्मण जी जिंदा सलामत टपक पड़े तो तुम्हें बिला वजह खरी खोटी सुननी पड़ेंगी। शुक्ला मेरी बात सुनकर चौंका और फिर एहसानमंदाना लहजे में कहा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा मनोहर जी। ये चेतावनी देने पर मैं आपका आभारी हूँ। रागिनी को इतने समय के लिए अंधेरे में रखना ही अच्छी रणनीति है। ये कहकर शुक्ला सनातन और आकाश की तरफ मुतवज्जे हो गया और होटल के अकबी विंग में अपने मातहत प्रीतम या रामचंद से फोन पर बात करवाने की फरमाइश की। मैं इस दौरान में एक और ही शशोपंज में गिरफ्तार था। मैं शुक्ला और उसके साथियों के साथ जाकर बजाते खुद लक्ष्मण का हशर देखना और उसकी मौत पर उसके मातहतों के तासुरात से आगाह होना चाहता था। खुसूसन ये जानने में गहरी दिलचस्पी रखता था कि उन्हें लक्ष्मण की मौत महज एक कुदरती हादसे का नतीजा लगी है या वो किसी साजिश की बू सूंघ रहे हैं। उनके अखज़ किए हुए नतीजे से वाकिफ होने पर मैं बेहतर अंदाज में अपना आइंदा का लाहे अमल मुरतब कर सकता हूँ। होटल में दूसरी जीप की अदम दस्तयाबी मेरे लिए इस सारे बखेड़े में कूदने का बेहतरीन मौका था। मैं अपने ज़ेरे इस्तेमाल बेहतरीन जीप इस नेक मकसद के लिए पेश कर सकता था और रज़ाकाराना जज्बे के साथ खुद भी इस रेस्क्यू टीम के साथ जाए हादसा पर पहुंच सकता था। उसके बाद मैं उनकी बाहमी गुफ्तगू से पूरी तरह बाखबर रहता। इस पेशकश का एक फायदा ये होता कि मैं एक तरह से कृष्णा मेनन जी के इस ग्रुप का बाज़ाब्ता हिस्सा बन जाता और सरकारी तैयारे में मेरी दिल्ली वापसी कोई अचंभे की बात न रहती। लेकिन साथ ही साथ मैं अपनी जीप को इस मुहिम का हिस्सा बनाने के हवाले से कुछ वसवसों का भी शिकार था। लक्ष्मण कोई आम सरकारी अफसर नहीं है। उसकी इतने पुरस्कार हालात में हादसाती मौत पर उसके महकमे के एहलकारों का शुकूक व शुबहात में गिरफ्तार होना कोई अनोखी बात न होगी। ऐसे में कस्बे से चशमदीद गवाहों की तलाश और उनके बयानात हासिल करना अव्वलीन कार्रवाई होगी। लक्ष्मण की हलाकत वाली रात दोनों गाड़ियां आगे पीछे अवंतीपुरा कस्बे में पहुंची थीं और वहां का कम से कम एक बासी मुझे तबर्रुक फरोख्त करने वाला वो दुकानदार मुझे और मेरी उस जीप को बखूबी पहचानता है। हो सकता है कस्बे के बासियों में से कुछ और ने भी दोनों गाड़ियों को आगे पीछे बुजुर्ग खातून की आखिरी आरामगाह की तरफ जाने वाली पहाड़ी सड़क की तरफ गामजन देखा हो। इनमें किसी ने भी मेरी जीप को और मुमकिन तौर पर मुझे पहचान लिया तो मुझे लेने के देने पड़ सकते हैं। काफी सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे जीप की पेशकश का खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक लक्ष्मण की हलाकत पर शुक्ला और उसके साथियों के तासुरात और इरादे जानने का ताल्लुक है, ये मकसद मैं बगैर जीप मुहैया किए इस टीम का हिस्सा बनकर भी हासिल कर सकता हूँ। मुझे सिर्फ उस दुकान वाले की निगाहों का बराह रास्त निशाना बनने से बचना है जो मैं हुलिये में मामूली तब्दीली से कर सकता हूँ। सर पर ऊनी हैट और आंखों पर धूप का चश्मा चढ़ाना काफी होगा। इस नतीजे पर पहुंचने के बाद मैं खासा मुतमईन हो गया।
शनाख्त कर लिए जाने का खतरा पूरी तरह न भी खत्म हुआ हो, कम से कम खासी हद तक कम जरूर हो गया है, और उस सारे बखेड़े में खतरे से बिल्कुल महफूज होने की उम्मीद भी तो नहीं की जा सकती। शुक्ला की तरफ से शोर शराबे का नतीजा करार दिया जाए या महज इत्तेफाक, लेकिन 1 घंटे से पहले ही दूसरी जीप भी होटल पहुंच गई। इस दौरान में शुक्ला ने अपने मातहतों प्रीतम और रामचंद को भी बुलवा लिया था। होटल के फराहम करदा 4 हट्टे कट्टे मकामी मुलाजिमों के अलावा सनातन भी मुहिम का हिस्सा बन गया था। तभी मैंने शुक्ला से मुझे साथ चलने की फरमाइश की, जो उसने बखुशी कबूल कर ली। हम होटल की जिस जीप में अवंतीपुरा की तरफ रवाना हुए, उसमें मकामी ड्राइवर के अलावा शुक्ला, प्रीतम, रामचंद और सनातन भी मेरे साथ सवार थे। फ्रंट सीट पर सनातन अपनी गाड़ी की मुकम्मल तबाही के अंदेशों में घिरा परेशान हालत में बैठा हुआ था। वो रस्मन भी गाड़ी के बाकी मुसाफिरों की गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहा था। शुक्ला और उसके दोनों साथी मुझसे अच्छी तरह मानूस थे, लिहाजा मेरी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक वो मुझसे राजदारी नहीं बरत रहे थे। रास्ते में शुक्ला और उसके दोनों साथियों की बाहमी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि उन्होंने मेरे मशवरे के ऐन मुताबिक रागिनी को फिलहाल इस मामले से बिल्कुल बेखबर रखा। अलबत्ता हम जैसे जैसे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते गए, मुझे अंदाजा हुआ कि शुक्ला और उसके दोनों साथी लक्ष्मण के बारे में कुछ अच्छी राय नहीं रखते, बल्कि शुक्ला तो अपना बुग़्ज़ बमुश्किल छुपा पा रहा था। मुझे लगा कि वो तो लक्ष्मण की मुमकिना हलाकत पर दिल ही दिल में खुश हो रहा है। उन्हें अपने असल जज्बात जाहिर करने पर मजबूर करने के लिए मैंने दबे लफ्जों में लक्ष्मण की खुद पसंदी और मगरूर रवैये पर अपनी बददिली का इजहार किया। बस फिर क्या था, जैसे उन तीनों के जज्बात के बंद खुल गए। वो लक्ष्मण के काबिल एतराज रवैयों के हवाले से मुख्तलिफ वाकयात का जिक्र करके दबे लफ्जों में उसे लानत मलामत करते रहे। लक्ष्मण के बारे में उनके ये जज्बात जानकर मुझे दिल ही दिल में खुशी हुई। ये तीनों ना उससे हमदर्दी रखते हैं और ना ही उन्हें उसकी सलामती से कोई दिलचस्पी है। बिलाखिर हम अवंतीपुरा के निवाह में पहुंच गए। उसके साथ ही मैंने अपना हैट चेहरे पर झुकाकर चेहरा दाएं हाथ चलते दरियाए जेहलम की तरफ मोड़ लिया। ड्राइवर को किसी रहनुमाई की जरूरत नहीं पड़ी। उसने जीप ले जाकर सीधी अवंतीपुरा की पुलिस चौकी के सामने जाकर रोक दी। चौकी के करता धरता हवालदार सैयद साहब अली ने खासी शाइस्तगी से हमारा इस्तकबाल किया। शुक्ला और उसके साथियों ने अपने महकमे का हवाला दिया तो पुलिस एहलकार की शाइस्तगी में मुस्तैदी भी शामिल हो गई। उसने हमसे चाय पानी का पूछा और हमारे इनकार पर खुद हमारे साथ जाए वकू तक चलने के लिए तैयार हो गया। उसे जीप में मेरे पहलू वाली नशिस्त पर जगह मिली। मैंने उससे गुफ्तगू में दिलचस्पी जाहिर नहीं की, क्योंकि अगला मरहला अपनी फर्जी शनाख्त बताना होता, जिससे मैं हर मुमकिन गुरेज करना चाहता था। हमारी जीप कस्बे में दाखिल हुई और फिर अलग अलग जगहों से 2 मकामी अफराद दूसरी जीप में सवार करवाए गए और हम एक बार फिर पहाड़ियों की तरफ चल पड़े। मैंने देखा कि कस्बे के दरमियान से गुजर कर जाने वाली सड़क की बजाय कच्चे पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी जीप की रफ्तार खासी सुस्त थी और वो छोटे बड़े पत्थरों पर आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बुरी तरह हिचकोले खा रही थी। मील भर फासला तय करने के बाद हम पहाड़ियों के अकबी तरफ पहुंच गए और फिर रास्ता बल खाते हुए बुलंदी की तरफ चढ़ने लगा। फिर एक ऐसा मकाम आ गया जहां से आगे बढ़ना जीपों के भी बस की बात नहीं थी। आगे की पहाड़ी पगडंडी पर हमें पैदल आगे बढ़ना पड़ा। चढ़ाई काफी दुश्वार गुजार थी। मौसम अच्छा खासा ठंडा होने के बावजूद मुझे पसीने आ गए और सांस भी चढ़ने लगी। शुक्ला और उसके दोनों साथियों की हालत मुझसे कहीं ज्यादा खराब थी। वो बुरी तरह हाँपते कांपते बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे और बार बार बड़बड़ाते हुए लक्ष्मण को गंदी गालियों के साथ याद कर रहे थे। बेचारे सनातन का हाल तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। यूं लग रहा था वो किसी भी वक्त लड़खड़ा कर ढेर हो जाएगा और लक्ष्मण से पहले हमें उसकी लाश कांधे पर उठा कर ले जानी पड़ेगी। वो हर 40-50 कदम की चढ़ाई के बाद किसी चट्टान पर बैठ जाता और फरियादी लहजे में हवालदार साहब अली और रहनुमाई करने वाले मकामियों से पूछता कि अभी कितना फासला बाकी है। हर बार उसे एक ही जवाब मिलता, बस थोड़ा सफर बाकी है। बिलाखिर हमारा कठिन सफर इख्तिताम को पहुंचा। उसके साथ ही मैंने सनातन के चेहरे की रंगत लट्ठे जैसी सफेद होते देखी। पगडंडी से लगभग 30 गज ऊपर कई देव हैकल चट्टानों के दरमियान फंसी सुर्ख फिएट कार पहचानने में उसे भला क्या मुश्किल होती। ये अलग बात है कि गाड़ी इस बुरी तरह मुड़ी तुड़ी दिखाई दे रही थी कि यकीन करना मुश्किल था कि वो कुछ ही दिन पहले एक नई नवेली चमचमाती कार रही होगी। अलबत्ता मेरी तवक्को के बरक्स इतनी बुलंदी से गिरने के बावजूद कार में आग नहीं लगी थी। अगर वो पेट्रोल टैंक फटने से धमाके के साथ आतिशी गोला बन गई होती तो शायद बहुत पहले कस्बे वालों की नजर में आ जाती।